राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हमारी प्राचीन इतिहास की लास्ट क्लास है और तीसरी क्लास है। 3 क्लासों में हमने पूरा प्राचीन इतिहास खत्म कर दिया है और 12 क्लासों में पूरी आपकी हिस्ट्री खत्म हो गई है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो क्लास ली थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ से कोई भी एग्जाम आप दोगे, कितने भी शिफ्टों में एग्जाम चले, हर क्लास से ये दोनों क्लास ऐसी हैं कि इनसे कम से कम 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। कल की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसीलिए मैंने ये वाली क्लास कल अपलोड नहीं करी थी, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास हो गई थी कल। लेकिन 1.5 घंटे की वो क्लास जरूर हुई है, लेकिन उसमें इतना सारा मटेरियल है कि 1 महीने भी अगर एग्जाम चलेगा तो भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे कितनी भी शिफ्टों में एग्जाम हो। तो ऐसे ही हम आज की क्लास करेंगे। शुरू करते हैं। कल हमने कुषाण वंश तक पढ़ लिया था, आज हम गुप्त वंश से लेके और चोल वंश तक पूरा क्लियर करेंगे। गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? गुप्त वंश की स्थापना करी थी किसने? पेपरों में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने किसने करी गुप्त वंश की स्थापना? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश की स्थापना करी श्रीगुप्त ने। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। राजधानी थी कहां? गुप्त वंश की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र और उज्जैन। पूछ लेते हैं राजधानी कहां थी। पाटलिपुत्र, उज्जैन, और उज्जैन का पुराना नाम था अवंतिका। अवंतिका। और कालिदास इसी उज्जैन के रहने वाले थे। कालिदास, कालिदास का जन्म उज्जैन में ही हुआ था। डायरेक्ट पेपरों में पूछ लिया जाता है। गुप्त वंश की राजधानी कहां थी? गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र और उज्जैन, 2 राजधानी थी गुप्त वंश की। गुप्त वंश के जो फेमस शासक हुए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से लेके और 350 ईस्वी तक, 319 ईस्वी से लेकर 350 ईस्वी तक शासन रहा चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम से पेपर में आने वाले क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है, ये क्वेश्चन हर जगह आप पेपर सेटों में देख रहे होंगे जब आप पेपर सेट लगा रहे होंगे। चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपाधि थी वो थी महाराजाधिराज। उपाधि महाराजाधिराज। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक की उपाधि महाराजाधिराज थी? तो वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। अब आगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत चलाई थी, संवत, गुप्त संवत। गुप्त संवत कब? 319 ईस्वी में। और शक संवत 78 ईस्वी में चलाई थी किसने? कनिष्क ने। गुप्त संवत किसने चलाई थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह पूछा जाता है कि महाराजाधिराज की उपाधि कौन से गुप्त शासक की थी? तो वो थी चंद्रगुप्त प्रथम की। और गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? वो करी थी श्रीगुप्त ने, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम ने। स्थापना किसने करी थी? श्रीगुप्त ने, ठीक है। अब आगे, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हम देखेंगे कौन? समुद्रगुप्त। 350 से लेके 375 ईस्वी किसका शासन रहा? समुद्रगुप्त का, ठीक है। यहां से आपके यूपी पुलिस के पेपर में क्वेश्चन बना भी था समुद्रगुप्त से। पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब जगह एग्जाम में पूछा जा रहा है, समुद्रगुप्त को बोला जाता था भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त बीड़ा बजाता था, बीड़ा, बीड़ा बजाता था। ये सब क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक बीड़ा बजाता था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की उपाधि थी कविराज। कविराज। समुद्रगुप्त की उपाधि थी कौन सी? कविराज, क्योंकि समुद्रगुप्त कविताएं भी लिखता था, इसलिए समुद्रगुप्त की उपाधि कौन सी थी?
कविराज की उपाधि इसे मिली हुई थी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के टाइम पे एक लेखक था कौन? हरिसेन। हरिसेन एक लेखक था और हरिसेन ने एक क्या लिखी थी, बुक लिखी थी, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन लेखक था, इसने एक किताब लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति की जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत। पूछा जाता है पेपरों में कि प्रयाग प्रशस्ति कौन सी भाषा में लिखी गई थी। गुप्त पीरियड जो था, गुप्त काल जो था, यहां से संस्कृत भाषा का प्रचलन शुरू हो गया था गुप्त काल से। तो प्रयाग प्रशस्ति कौन सी भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। और प्रयाग प्रशस्ति में क्या था? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन था। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन था प्रयाग प्रशस्ति में। और पेपर में डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति बुक में क्या था, तो समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन था जो कि हरिसेन ने लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति? संस्कृत में। और अशोक का जो इलाहाबाद वाला शिलालेख था वहां भी प्रयाग प्रशस्ति किताब की चीजें लिखी गई हैं, वहां भी समुद्रगुप्त का वर्णन है उस पर। ठीक है, ये मैंने कल बताया था आपको, वो पेपरों में पूछा भी गया है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का ऐसा पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त करी थी। कहां तक? दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त करी थी किसने? समुद्रगुप्त ने। और दिल्ली सल्तनत में किसने दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और मुगलों में किसने दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त करी थी? औरंगजेब ने। याद रखनी है तीनों चीज। दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त करने वाला पहला गुप्त शासक था समुद्रगुप्त, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, अब आगे समुद्रगुप्त में यूपी पुलिस में क्वेश्चन बना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समुद्रगुप्त से दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन बना है। प्रयाग प्रशस्ति किताब शायद आपके में पूछी गई थी और दिल्ली पुलिस में पूछा गया था भारत का नेपोलियन और कविराज की उपाधि किसकी थी। ठीक है, इसके बाद जो गुप्त वंश का शासक बना वो बना चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय। 375 ईस्वी से लेके 415 ईस्वी तक, 375 से लेके 415 ईस्वी तक कौन बना? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधि थी वो थी किसकी? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य किसे बोला जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता था विक्रमादित्य। और यहां से भी यूपी पुलिस में पेपर में क्वेश्चन बना इसी बार। क्या बना था वो मैं बताऊंगा। अच्छा क्वेश्चन था वो, पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, पहले पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत कम लोगों से वो क्वेश्चन हुआ होगा जब वो पेपर में आया होगा। उपाधि थी इसकी विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे चीनी यात्री भारत आया था, चीनी यात्री भारत आया जिसका नाम था क्या? फाहयान। फाहयान चीनी यात्री भारत आया था और इसने एक किताब लिखी थी, कौन सी? फाक यूकी ऐसे लिखा जाता है, फाक यूकी किताब लिखी थी किसने? फाहयान ने। और ये चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे भारत आया था। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि फाहयान किसके टाइम पे भारत आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे भारत आया था फाहयान। इंपॉर्टेंट है दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि किसकी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने लौह स्तंभ बनवाया था। लौह स्तंभ कहां बनवाया था? दिल्ली में। कहा? मेहरौली। कुतुब मीनार के जस्ट सामने एक लौह स्तंभ इसने बनवाया था। और उस लौह स्तंभ पर आज तक जंग नहीं लगी है, ऐसी धातु का वो बना है कि उस पर आज तक जंग नहीं लगी है। मेहरौली में है कुतुब मीनार। दिल्ली में अगर कोई गया हो घूमने तो मेहरौली में कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार के जस्ट सामने ये बना है लौह स्तंभ। और ये लौह स्तंभ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया है वो क्या था, जो कि पहले पीसीएस में भी आ चुका है। वो क्वेश्चन ये था कि चंद्रगुप्त द्वितीय की एक बेटी थी, कौन? बेटी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, कौन? प्रभावती गुप्त।
प्रभावती गुप्त, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी और इसकी शादी हुई थी किससे? इसकी शादी हुई थी वाकाटक वंश का एक शासक था, वाकाटक वंश का, जिसका नाम था रुद्रसेन। रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन के साथ शादी हुई थी किसकी? प्रभावती गुप्त की, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। और इसकी शादी हुई थी किससे? रुद्रसेन से, जो वाकाटक वंश का शासक था। और ये यूपी पुलिस के पेपर में आपके में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रभावती गुप्त किस गुप्त शासक की बेटी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। लिख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती गुप्त, जिसकी शादी हुई थी वाकाटक वंश का एक शासक था रुद्रसेन सेकंड, इससे शादी हुई थी। बहुत अच्छा शासन प्रभावती गुप्त ने किया था वाकाटक वंश पे, इसीलिए ये क्वेश्चन पेपरों में बहुत बनता भी है। ठीक है। अब इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रपों को पराजित किया था। शकों को पराजित किया था। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया था? शकों को, तो शकों को पराजित किया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शक शासक थे, इनकी उपाधि थी क्षत्रप। पेपरों में आपने क्वेश्चन देखा भी होगा, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि क्षत्रप थी? तो शक शासक जो थे, इनकी उपाधि थी क्षत्रप की उपाधि धारण करते थे शक शासक। तो ये क्वेश्चन भी पेपरों में बहुत बनता है कि किसने शकों को पराजित किया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आगे हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर नौ रत्न रहते थे इसके दरबार में। नौ रत्न कौन कौन? कालिदास, दूसरे धन्वंतरी चिकित्सक थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। कालिदास की जो बुक है वो मैंने कल बताई थी, जिसमें से यूपी पुलिस में आपकी आई थी कौन सी? शायद कुमार संभव आई थी। कुमार संभव किसकी बुक है? कालिदास की, और ये आपको यूपी पुलिस में आई भी थी। और बाकी बुकें मैंने कल वाली क्लास में पूरी बता रखी है। धन्वंतरी ये चिकित्सक थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर रहते थे। सुश्रुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, शल्य चिकित्सा का जनक। शल्य चिकित्सा का जनक कौन था? सुश्रुत। शल्य चिकित्सा मतलब जो प्लास्टर हम कर रहे हैं आजकल, वो उसका जनक कौन था? सुश्रुत। और ये पेपरों में पूछा जाता है सुश्रुत किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चरक किसके दरबार में था? कनिष्क के दरबार में। और जीवक किसके दरबार में था? बिंबिसार के दरबार में। ठीक है। सुश्रुत के बाद ब्रह्मगुप्त खगोल शास्त्री था। खगोल शास्त्री जो कि किसके दरबार में रहता था? ब्रह्मगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने करी थी? ब्रह्मगुप्त। अगर हम साहित्य में देखें, इतिहास में, तो ब्रह्मगुप्त ने ही खोज करी थी गुरुत्वाकर्षण की। आर्यभट्ट शून्य की खोज आर्यभट्ट ने करी थी, शून्य की खोज। भास्कर द्वितीय कौन सी बुक लिखी थी? लीलावती। किससे संबंधित है लीलावती? गणित से। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, पेपरों में डायरेक्ट पेपर सेटों में देखा भी होगा। लीलावती जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है? तो गणित से। किसने लिखी थी? भास्कर द्वितीय ने। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे जो फेमस लोग थे वो मैंने आपको बता दिए। कालिदास, धन्वंतरी, सुश्रुत, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और भास्कर द्वितीय। ठीक है। अब ये वो है जो हर कहीं ना कहीं एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं।
इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो शासक बना वो बना कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त ने किसकी स्थापना करी थी? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त ने। कहाँ है नालंदा विश्वविद्यालय? बिहार में। तो ये पेपरों में डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? कुमारगुप्त ने। गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त, उसने करी थी। कुमारगुप्त के बाद जो गुप्त वंश का शासक बना वो बना स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त से संबंधित क्वेश्चन जो पेपरों में बहुत आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। हूणों को पराजित किया। पेपर में क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में कौन से गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो वो था स्कंदगुप्त। तो हूण कहाँ के थे? चीन के थे हूण। हूणों को पराजित किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। या पेपर में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसने हूणों को पराजित किया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने हूणों को पराजित किया था। अगर ऑप्शन दे शासकों के रूप में तो स्कंदगुप्त, और खाली वंश पूछे तो गुप्त वंश। ठीक है, ये गुप्त वंश के बारे में जो क्वेश्चन पेपरों में डायरेक्ट बन रहे थे वो मैंने शासकों से संबंधित आपको यहाँ बताए। अब हम देखेंगे गुप्त वंश की कला। गुप्त वंश में कौन कौन सी कला फेमस हुई, और जो कि अभी ऑपरेटर वाला जो पेपर हुआ था वहां क्वेश्चन आया भी था। ऑपरेटर में जो अभी ऑपरेटर वाले पेपर हुए थे, ऑपरेटर वाले यूपी पुलिस वाले, उसमें क्वेश्चन आया था। गुप्त वंश में एक मंदिर बना, कौन सा? दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ है? ये देवगढ़ झांसी में। देवगढ़ झांसी। किसी ने अगर पेपर दिया हो ऑपरेटर वाला, हो सकता है उसी की शिफ्ट में ही आया भी हो, और किसी से हुआ नहीं होगा। जो नॉर्मली बुकों से पढ़ रहे हैं ना, उनसे नहीं हुआ होगा ये क्वेश्चन, इस बात की गारंटी, क्योंकि ये पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। पीसीएस में आया क्वेश्चन है ये दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी। और ये यूपीएससी ने एनडीए में भी पूछा है। जब हम एनडीए की तैयारी करते थे हमने वहां पढ़ा था ये क्वेश्चन। तो दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में है, जो कि गुप्त टाइम पे बना था। ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? याद रखनी है, पेपरों में बहुत पूछी जाती हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद का नाम बदल के क्या रख दिया है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है अजंता और एलोरा की गुफाएं, जो कि गुप्त पीरियड में बनी थी। अजंता में 29 गुफाएं हैं। स्टैटिक का क्वेश्चन है। 29 गुफाएं हैं अजंता में और 34 गुफाएं हैं आपकी एलोरा में। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34। ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल का, कि एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34। और अजंता में कितनी गुफाएं? 29। स्टैटिक जीके के कुछ पूछे हुए क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन बना दिया। अजंता और एलोरा में कौन सी आकृतियां बनी है भगवान बुद्ध से संबंधित? तो जातक कथाएं। जातक कथाएं मैंने बताई थी। भगवान बुद्ध की बचपन से संबंधित जो कथाएं थी वो थी जातक कथाएं, और इन जातक कथाओं की आकृतियां बनी है अजंता और एलोरा की गुफाओं में पेंटिंग के तौर पे। ठीक है, भगवान बुद्ध की बचपन की जो कहानियां थी उन्हें बोलते थे जातक कथाएं, और इन्हीं कहानियों की पेंटिंग के तौर पे बनाया गया है अजंता और एलोरा की गुफाओं में। और ये पेपर बहुत पूछा जाता है पेपरों में ये क्वेश्चन। ठीक है, गुप्त वंश के टाइम पे गुफाएं बनी थी, बाघ गुफाएं, बाघ गुफाएं, और ये है मध्य प्रदेश में। पेपर में पूछा जाता है कि बाघ गुफाएं कहाँ हैं? भाजे कार्डले महाराष्ट्र, अजंता एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में। किस टाइम पीरियड में बनी है? गुप्त वंश के टाइम पीरियड पे बाघ गुफाएं। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत बनता है पेपरों में, वो देखो। एक एरण अभिलेख था, एरण अभिलेख, एरण अभिलेख, ये है मध्य प्रदेश में। एरण अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश में ये एरण अभिलेख है। ये बनवाया था किसने? भानुगुप्त ने। भानुगुप्त गुप्त वंश का शासक था भानुगुप्त, उसने बनवाया था कौन सा अभिलेख? एरण अभिलेख 510 ईस्वी में।
उस एरर अभिलेख में सबसे पहले पता लगता है किसके बारे में, सती प्रथा। सती प्रथा का उल्लेख है इस पे, सती प्रथा का उल्लेख। पेपर में क्वेश्चन आया कि सती प्रथा का उल्लेख कौन से अभिलेख पर है, तो एरर अभिलेख है कहाँ, मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था, भानुगुप्त ने बनवाया था 510 ईस्वी में, और इस पर सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरर अभिलेख में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे जो गुप्त वंश से कहीं भी आपके पेपर में आ सकते हैं। कला से आ सकता है, राजाओं से आ सकता है, मैंने आपको टोटल यहाँ बता दिया। गुप्त वंश के टाइम पे 2-3 किताबें बहुत फेमस हुई थी, वो देख लो बुक्स। एक किताब है पंचतंत्र, ये लिखी है किसने, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र, और ये 15 विदेशी भाषाओं में है, 15 विदेशी और 40 देसी भाषाओं में, मतलब 40 लोकल लैंग्वेजों में और 15 विदेशी लैंग्वेजों में है ये पंचतंत्र। पेपर में डायरेक्ट आता है कि पंचतंत्र किसने लिखी है, तो विष्णु शर्मा इसके लेखक थे। एक थे विशाखदत्त और मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त एक लेखक थे, इन्होंने एक किताब लिखी है, कौन सी, विशाखदत्त एक लेखक थे, इन्होंने किताब लिखी है कौन सी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, ये किसने लिखी है, विशाखदत्त ने, और ये पेपर सेटों में बहुत आती है। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, विशाखदत्त ने, और पंचतंत्र किसने लिखी है, विष्णु शर्मा ने। ठीक है, ये पेपर में बहुत आती है किताबें। अब गुप्त वंश के बाद अब हम अगला देखेंगे कौन सा, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश। एक चीज आपको मैं और बता दूं, अब आप लोग पढ़ना शुरू कर दो एकदम, क्योंकि आज पूरी देखो 80% आपका सिलेबस हो गया, 80%। इसमें हमारी हिस्ट्री पूरी हो गई, ज्योग्राफी पूरी हो गई, पॉलिटी पूरी हो गई और स्टैटिक पूरी हो गई। ये चीजें आपकी टोटल पूरी है। इन चीजों से कम 28 से 30 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे 38 में से। ठीक है, बचे जो 8 क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, साइंस के आप मान के चलो कम से कम 3 क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन आप साइंस के मान के चलो। बचे 5 क्वेश्चन, 5 में से 2 क्वेश्चन मान लो आप इकोनॉमिक्स के, और 3 से 4 क्वेश्चन मान लो आप क्या, करंट के, करंट अफेयर के। तो ये वाला पोर्शन आपका बचा है 7-8 क्वेश्चन का। करंट आपको खुद पढ़नी है, घटना चक्र ले लेना जनवरी से जून तक की, उसे क्लियर कर लेना है। जिसके पास स्पीडी हो पिछली 1 साल वाली, वो अपनी स्पीडी से कर लेना, जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है। क्लासों से अगर करोगे कहीं से भी, तो मुझे नहीं लग रहा कि उस लेवल की करंट आप कर पाओगे, क्योंकि आपने पिछली बार पेपर में देख लिया होगा करंट अच्छी खासी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछी जाती है, अच्छी अच्छी चीजें पूछी जाती है करंट में। साइंस के 3 क्वेश्चन है, नॉर्मल आते हैं, आप लोग कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन कम से कम इकोनॉमिक्स के आपके आएंगे। बाकी 28 से 30 क्वेश्चन का आपका पोर्शन एकदम पूरा हो गया है। और यहां से जिसने भी ये क्लासें मेरी 2 बार कर ली, 2 बार, उसके 28 के 30 पूरे सही हो जाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, ये आपने पहले भी देख लिया है, और कंटेंट इतना है कि बहुत सारा कंटेंट है, तो 2 बार कम से कम ये क्लासें कर लो। बाकी 7 से 8 क्वेश्चन के लिए ये वाला पोर्शन है जिसमें करंट आपको खुद करनी है। साइंस और इकोनॉमिक्स आपको मैं करा दूंगा। कल से 1 क्लास साइंस की और 1 क्लास इकोनॉमिक्स की, पर डे 2 क्लास हमारी आएंगी। और 10 तारीख तक, 10 जून तक, 10 जून तक कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको पूरा सिलेबस करा दूं। हो सकता है फिजिक्स छूट जाए, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री हो जाएगी, फिजिक्स छूट सकती है। तो 10 जून तक आपको मैं पूरा यहाँ पे क्लियर करके दे दूंगा। 10 जून के बाद देखो 11 जून का मेरा नोटिफिकेशन आ रहा है एसएससी सीजीएल का, 11 जून को मेरा नोटिफिकेशन आ रहा है। इस बार वैकेंसी अच्छी है, 15,000 के आसपास पोस्ट है, तो इस बार कोई मौका मुझे चूकना नहीं है। और 11 जून से मैं अपनी तैयारी में लग जाऊंगा। 10 जून तक मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके बाद यूट्यूब पे मेरी कोई वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप लोगों का पेपर होगा, आप अच्छे से अपना पेपर देना, ठीक है। और जब भी आपका कोई भी पेपर हो, आपका, आपके भाई बहन का, या किसी का भी, रेलवे का हो, आरपीएफ का हो, या कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे एसएससी सीजीएल ही क्यों ना हो, आप इन क्लासों को देख जाना। श्योरिटी है कि अगर 50 क्वेश्चन आएंगे कहीं, तो आप 35 से 40 के बीच में कर देंगे। 38 आएंगे तो आप 30 तक चले जाओगे।
और कहीं 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 17 से 18 क्वेश्चन इन क्लासों को देख के आराम से कर दोगे, चाहे आप प्रीवियस ईयर लगा के देख लेना जिसने 2 बार ये क्लासें पूरी देख ली हो। ठीक है, तो यही है। 10 जून के बाद मेरी कोई क्लास चैनल पे नहीं आएगी, और मैंने ये क्लासेस केवल इसीलिए डाली हैं कि लोगों को ये पता लगे कि यार जीएस टफ नहीं है, उसे हम टफ सोचते हैं। अगर देखोगे आप पूरा पोर्शन तो मेरे हिसाब से शायद 65 क्लासें अभी तक हुई हैं टोटल, और 65 क्लासों में आपकी 4 चीजें जो कि जीएस का बिल्कुल बेस है, पूरा जड़ है, वो क्लियर होगी। हिस्ट्री पूरी होगी, ज्योग्राफी पूरी होगी, पॉलिटी पूरी होगी और स्टैटिक पूरी होगी, केवल 65 क्लासों में। ठीक है, अगर आप कहीं वैसे पढ़ोगे तो कम से कम 90 से 100 क्लासों में तो केवल आप पॉलिटी पढ़ पाओगे। तो इसीलिए है, अगर वैसी कोई चीज है तो 10 जून के बाद मेरी कोई क्लास यूट्यूब पे आएगी नहीं, और ना ही आप कभी मुझे फिर यूट्यूब पे देखोगे। अगर एसएससी में सीजीएल में मेरा सिलेक्शन होता है तो इंटरव्यू जरूर मैं अपने चैनल पे अपना यूट्यूब पे डालूंगा, जब भी मैं इंटरव्यू अगर देने गया, अगर मौका मिला तो। ठीक है, तो ये है, आप अच्छी तरह से इन चीजों को पढ़ो। 10 जून तक हमारा और तुम्हारा साथ है। इंस्टा आईडी मैंने आपको बताई रखी है, जो भी फॉलो करना चाहे वो वहां फॉलो कर ले। जब भी आपका नंबर आए, जब पेपर हो जाए, तो पेपर यूपी पुलिस का पेपर जो है वो जून के लास्ट वीक में 101% संभावना है कि जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं उस हिसाब से जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो सकता है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लेना। आपका अगर नंबर आ जाता है तो आप मुझे वहां बता देना कि हमारा नंबर आ गया है। अगर मिलना चाहो जहां भी मैं होऊंगा उस टाइम, तो मैं आपको बता दूंगा कि आप यहाँ मिलने आ सकते हैं सिलेक्शन के बाद। ठीक है, बाकी मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपने चीजें पढ़ी, आपको चीजें अच्छी लगी, आपने चीजें जहां भी शेयर करी हो ना करी हो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढा है। तो आपका पूरा राइट है कि केवल आप भी पढ़ो, या चाहो तो किसी और को भी आप क्लासेस के बारे में बता सकते हो। एक भाई है जो हरियाणा से क्लास देखता है, दीपक नाम है उसका। कुछ लोग हैं जो मध्य प्रदेश से भी देखते हैं, बाकी अपने यूपी से तो बहुत लोग देख ही रहे हैं। तो ये क्लासेस 10 जून तक हमारा साथ रहेगा, उसके बाद कोई क्लास यूट्यूब पे नहीं आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की जो स्थापना करी थी वो करी थी नरवर्धन ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वो पूछेगा पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने करी थी, और वो पहला ही ऑप्शन रखेगा पुष्यमित्र शुंग। वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पुष्यभूति वंश की स्थापना करी थी नरवर्धन ने। ठीक है, नरवर्धन ने स्थापना करी। राजधानी इसकी कहां थी? राजधानी थी इसकी कहां? थानेश्वर और कन्नौज। थानेश्वर और कन्नौज, दो राजधानी थी इसकी, थानेश्वर और कन्नौज में। किसकी? पुष्यभूति वंश की। और पुष्यभूति वंश का जो फेमस शासक था वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 से 649 ईस्वी। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सबसे फेमस शासक था। इसकी उपाधि थी क्या? शिलादित्य। पेपर में डायरेक्ट आता है, जब आरपीएफ वगैरह दोगे ना तो ये डायरेक्ट आपको मिलेगा कि शिलादित्य किसकी उपाधि थी, तो हर्षवर्धन की उपाधि थी शिलादित्य। ठीक है, कौन से धर्म को मानता था हर्षवर्धन? शैव धर्म को मानता था, मतलब हिंदू धर्म को मानता था हर्षवर्धन। और पेपरों में पूछा गया है कि हर्षवर्धन कौन से धर्म को मानता था, तो शैव धर्म को हर्षवर्धन मानता था। ठीक है, अब हर्षवर्धन ने अपने आप खुद किताबें लिखी हैं, किताबें जो हर्षवर्धन ने खुद लिखी हैं, जिनका नाम है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये किताबें हैं जो हर्षवर्धन ने खुद लिखी हैं और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। हर्षवर्धन ने कुछ किताबें जो खुद लिखी हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन ने खुद किताबें लिखी हैं। हर्षवर्धन के दरबार में एक विद्वान रहता था जिसका नाम था क्या? बाणभट्ट। बाणभट्ट, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है बाणभट्ट किसके समकालीन था, तो हर्षवर्धन के। और बाणभट्ट ने किताबें लिखी हैं कौन सी? हर्षचरित और कादंबरी। ये दो किताबें हैं जो बाणभट्ट ने लिखी हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हर्षचरित और कादंबरी, ये दो किताबें हैं जो बाणभट्ट ने लिखी हैं, हर्षचरित और कादंबरी, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है,
हर्षवर्धन ने कौन कौन सी किताबें लिखी है? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और सब किताबों की जो भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत में ये लिखी गई है। पूछ लेते हैं कि हर्षचरित कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत में। हर्षवर्धन के टाइम पे एक चीनी यात्री भारत आया था, चीनी यात्री, जिसका नाम था क्या? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के टाइम पे एक चीनी यात्री भारत आया जिसका नाम था ह्वेनसांग, ऐसे लिखते हैं ह्वेनसांग, ठीक। और इस ह्वेनसांग ने किताब लिखी सीयू की, ये इसकी किताब है। ह्वेनसांग ने किताब लिखी कौन सी? सीयू की। और ये ह्वेनसांग भारत में कितने साल रहा? 15 वर्ष ये रहा, 630 से लेके 645 ईस्वी तक। और 1.5 साल ये पढ़ा किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा कितने साल? 1.5 साल। 1.5 साल पढ़ा। 1.5 साल कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ा? नालंदा विश्वविद्यालय में। और 15 वर्ष तक ये भारत में रहा ह्वेनसांग, ठीक है। किसके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक। अब हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन प्रयाग इलाहाबाद में हर 5 साल में सभा कराता था। हर 5 साल में सभा कराता था। और ये पेपर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक प्रयागराज इलाहाबाद में हर साल सभा कराता था? तो वो था कौन? हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के टाइम पे एक चीनी यात्री और आया भारत में, इत्सिंग। पूछा जाता है कि इत्सिंग भारत कब आया था? 671 ईस्वी में आया था। उस टाइम पुष्यभूति वंश का ही शासन था भारत पे। तो इत्सिंग भी कब आया था? 671 ईस्वी में भारत आया था इत्सिंग। और इसने भारत की डाक व्यवस्था की बात करी है, ठीक है। अब हर्षवर्धन को किसने हरा दिया? हर्षवर्धन को हरा दिया किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया? हर्षवर्धन को हरा दिया और पुष्यभूति वंश खत्म हो गया। हर्षवर्धन किससे हारा? पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन हार गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। और पुष्यभूति वंश समाप्त हो गया। अब जब पुष्यभूति वंश उत्तर भारत में समाप्त हो गया, तब उत्तर भारत में राज के लिए एक संघर्ष हुआ जिसे बोलते थे त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष। 3 लोग आपस में भिड़े। कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश। दूसरा वंश था पाल वंश और तीसरा वंश था राष्ट्रकूट वंश। तीसरा था कौन? राष्ट्रकूट वंश। ये तीनों आपस में लड़े उत्तर भारत पर राज करने के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष पेपर में डायरेक्ट पूछा है सीपीओ में कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस किस के बीच हुआ था? गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। पेपर में कुछ आएंगे, निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? ये 3 शामिल थे। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा वो ही आंसर होगा, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ और जीता कौन? गुर्जर प्रतिहार। ये जीत गए। त्रिपक्षीय संघर्ष कौन जीता? गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहारों ने उत्तर भारत में अपना शासन स्थापित कर दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नॉर्मली आप इसे कहीं नहीं पढ़ते होंगे त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में, ठीक है। अब आगे जब गुर्जर प्रतिहारों ने शासन स्थापित कर दिया तो उसके बाद धीरे धीरे गुर्जर प्रतिहार आए, फिर उनके बाद और वंश आए। तो जो जो इंपॉर्टेंट है हम केवल वो देखेंगे, उसके अलावा हम और कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा वंश? चंदेल वंश। चंदेल वंश किसने करी थी? चंदेल वंश की स्थापना पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि चंदेल वंश की स्थापना किसने करी थी? नन्नुक। नन्नुक था एक व्यक्ति, नन्नुक, उसने चंदेल वंश की स्थापना करी थी। और चंदेलों ने क्या बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेलों ने, जो कि कहां है? मध्य प्रदेश में।
और चंदेलों ने कौन सा धर्म को संरक्षण दिया था? जैन धर्म को संरक्षण दिया था। किसने? चंदेल वंश के शासकों ने। ठीक है। अब चंदेल के बाद हम देखेंगे आगे कौन सा वंश? पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक बहुत पूछा जाता है। संस्थापक मतलब स्थापना किसने करी थी पाल वंश की? पाल वंश की स्थापना करी थी गोपाल ने। पाल वंश की स्थापना किसने करी थी? गोपाल। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, जीडी वगैरह का, जीडी या दिल्ली पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है कि पाल वंश की स्थापना किसने करी थी? गोपाल ने करी थी पाल वंश की स्थापना। और पाल वंश का एक शासक था कौन? धर्मपाल। और इसी धर्मपाल ने बनवाया था क्या? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और नालंदा और विक्रमशिला को किसने ध्वस्त कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था। उसने नालंदा और विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है। पाल वंश की स्थापना किसने करी? गोपाल ने। और पाल वंश का एक शासक था धर्मपाल, और इसी के टाइम पे स्थापित हुआ कौन सा विश्वविद्यालय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है। पाल वंश के बाद एक वंश हुआ कौन सा? सेन वंश। इसकी स्थापना करी थी किसने? सामंत सेन ने। स्थापना किसने करी? सामंत सेन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आरपीएफ वालों के लिए। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल जो भी देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेन वंश। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने करी। ये बंगाल में था। बंगाल में था सेन वंश। पेपर में पूछा जाता है कि सेन वंश कहां था? पश्चिम बंगाल वाले एरिया में था सेन वंश। ठीक है। सेन वंश का एक शासक था जिसका नाम था कौन? लक्ष्मण सेन। एक शासक था सेन वंश में जिसका नाम था लक्ष्मण सेन। पेपर सेट लगाया हो तो शायद देखा हो। लक्ष्मण सेन के दरबार में एक विद्वान रहता था जिसका नाम था जयदेव। और इसी जयदेव ने एक किताब लिखी थी कौन सी? गीत गोविंद। एक किताब लिखी थी जयदेव ने, कौन सी? गीत गोविंद। और ये पेपरों में डायरेक्ट आती है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? जयदेव। और ये एसएससी जीडी बीडी में बहुत पूछा गया है और दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है, और जब आता है तो होता नहीं है क्योंकि इतना डीप कोई जाता ही नहीं है। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव, जो कि लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे और लक्ष्मण सेन वंश के शासक थे। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो डायरेक्ट सेन वंश से कहीं भी बन सकते हैं वो ये हैं। लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान रहता था जयदेव, और जिसके जयदेव ने लिखी थी कौन सी? गीत गोविंद किताब। ठीक है। सामंत सेन वंश के बाद हम देखेंगे कारकोत वंश। पेपर सेट अगर आरडब्ल्यू एग्जामपुर पे लगाया हो तो वहां जरूर देखा होगा। कारकोत वंश की जो स्थापना करी थी वो करी थी दुर्लभ वर्धन। पेपर में डायरेक्ट आता है कि दुर्लभ वर्धन ने कौन से वंश की स्थापना करी थी? कारकोत वंश। और ये कारकोत वंश कहां था? कश्मीर में। कहां था ये कारकोत वंश? कश्मीर, जम्मू कश्मीर में था ये कारकोत वंश। और मैंने बताया है एक लेखक था कल्हड़ ने किताब लिखी थी राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में क्या कहा था? श्रीनगर किसने बसाया था? अशोक ने। ये बात बोली गई थी और ये पेपरों में डायरेक्ट पूछी जाती है। और कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर जैन उल आवेदीन को बोला जाता है कश्मीर का अकबर, जैन उल आवेदीन। कारकोत वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने करी थी और ये कारकोत वंश जम्मू कश्मीर वाले एरिया में था। मैंने बताया था एक लेखक था हरिसेठ जिसने राजतरंगिणी बुक लिखी थी, उसमें कहा गया था कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करी थी और कश्मीर का अकबर बोलते हैं किसे? जैन उल आवेदीन को। ठीक है। अब कारकोत वंश के बाद हम देखेंगे बहुत फेमस और बहुत अच्छा, जहां से सीपीओ 2023 में क्वेश्चन बना, वो है पल्लव वंश की स्थापना किसने करी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पल्लव वंश की स्थापना करी किसने? सिंह विष्णु ने करी थी। पल्लव वंश की स्थापना किसने करी? सिंह विष्णु। ठीक। अब पल्लव वंश का एक शासक हुआ, बहुत फेमस शासक था ये पल्लव वंश का, जिसका नाम था नरसिम्हा वर्मन। ये
पल्लव वंश का शासक था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। इस नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने किसे हराया? पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया किसने? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने। किसे हराया नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने? पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। और इस पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? हर्षवर्धन को। तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय बहुत शक्तिशाली शासक था। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने, जो कि शासक था पल्लव वंश का, और इसे हरा के एक शहर स्थापित किया, ममल्लपुरम। ममल्लपुरम या कांचीपुरम, तमिलनाडु में। ममल्लपुरम या कांचीपुरम एक शहर स्थापित किया तमिलनाडु में, किसने? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने। और यही सीपीयू में पूछा गया था कि ममल्लपुरम की स्थापना किसने करी थी? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने। और इसकी उपाधि थी मल्ल। मल्ल की उपाधि थी इसकी, मल्ल की उपाधि थी, इसीलिए इसने ममल्लपुरम और कांचीपुरम की स्थापना करी थी। कहां? तमिलनाडु में। कांचीपुरम, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम की स्थापना करी थी। ममल्लपुरम या महाबलीपुरम की स्थापना करी थी कहां? तमिलनाडु में। सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पल्लव वंश के शासकों ने मंदिर बनवाए थे, कैसे? रथ और मंडप टाइप के मंदिर, रथ और मंडप प्रकार के मंदिर। रथ और मंडप प्रकार के मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव वंश के शासकों ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो एसएससी सीपीओ में यहां से डायरेक्ट पूछे गए हैं। ममल्लपुरम और महाबलीपुरम की स्थापना किसने करी थी? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने, जो सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 का। अब इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, कल किसी का कमेंट आया था, उन्होंने पूछा था कि राष्ट्रकूट जो थे इन्होंने कौन कौन से मंदिर बनवाए थे। तो आज आपका पूरा राष्ट्रकूट वंश एकदम क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना करी वो करी थी दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी? दंती दुर्ग ने। कम से कम 50 बार पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जो राष्ट्रकूट थे कौन से एरिया में थे? महाराष्ट्र वाले एरिया में थे ये राष्ट्रकूट। महाराष्ट्र वाले इस एरिया में थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी दंती दुर्ग ने। ठीक, इनकी राजधानी थी मान्यखेत। राजधानी की कहां थी इनकी? मान्यखेत। मान्यखेत में इनकी राजधानी थी। मान्यखेत राजधानी थी किसकी? राष्ट्रकूटों की। और कौन से धर्म को संरक्षण देते थे? जैन धर्म को। ठीक है, राष्ट्रकूटों में एक फेमस शासक हुए जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम ने एक मंदिर बनवाया था, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर कहां? एलोरा महाराष्ट्र। एलोरा महाराष्ट्र। एलोरा में एक मंदिर बनवाया था किसने? कैलाश मंदिर बनवाया था किसने? कृष्ण प्रथम ने। और ये बहुत फेमस मंदिर है। पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि कैलाश मंदिर कौन से वंश के शासकों ने बनवाया था, तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था एलोरा में, महाराष्ट्र में। कौन से शासक थे? कृष्ण प्रथम। ठीक है, अब राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? पेपरों में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट। राष्ट्रकूट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष प्रथम। अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश का सबसे फेमस शासक था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं दोनों। कृष्ण प्रथम कौन से वंश के शासक थे? राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, सेन वंश या फिर चंदेल वंश। तो कृष्ण प्रथम कौन से वंश के शासक थे? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। कैलाश मंदिर बनवाया था एलोरा महाराष्ट्र में। सबसे शक्तिशाली शासक कौन था राष्ट्रकूट वंश का? अमोघ वर्ष प्रथम। और इसने एक साहित्य लिखा था जिसका नाम था कविराज मार्ग। कविराज मार्ग साहित्य लिखा था किसने? अमोघ वर्ष प्रथम ने। और बहुत फेमस है। कविराज मार्ग के नाम से कौन फेमस था? जो साहित्य लिखा था अमोघ वर्ष प्रथम ने। राष्ट्रकूटों ने गुफा बनवाई थी, कौन सी? एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं। और एलिफेंटा की गुफाएं कहां है? मुंबई में।
मुंबई में है ये एलिफेंटा की गुफाएं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। एलिफेंटा की गुफाएं किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। और ये एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, लिख लिया, मिटाया जाए। जब बीच में 20 दिन क्लासें नहीं पड़ी थी, 3 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, उन 20 दिन में भी मेरा चैनल अच्छा खासा चला, आप लोगों ने खूब क्लासें देखी। और 20 दिन में 1000 घंटे चैनल चला था। 1000 घंटे 20 दिन में चैनल चला था बिना कोई क्लास पढ़े। तो ये तो मुझे भी दिख रहा है कि चैनल मेरा अच्छा चल रहा है, चीजें बहुत अच्छी हैं। आने वाले टाइम में शायद बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा मेरा चैनल। ठीक है, जो भी होगा देखते हैं। चलो, चोल वंश। चोल वंश वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बने। चोल वंश पे एक दोस्त है मेरा, उसी के पेपर में क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन था कि जो शायद आप कभी आपने सोचा भी ना हो कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। चोल वंश स्थापना किसने करी? विजयालय। विजयालय ने स्थापना करी चोल वंश की। और चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? तंजावुर। तंजावुर या तंजौर, ये चोल वंश की राजधानी थी, तंजावुर या तंजौर। चोलों ने किसे हरा के शासन किया था? पल्लव वंश को हराकर चोल वंश की स्थापना हुई। चोल वंश की स्थापना हुई। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पल्लवों को हराकर किसने शासन स्थापित किया? चोल वंश के शासकों ने। और ये जो चोल जो थे, चोल को किसने हराया था? चोलों को हराया था मलिक काफूर। मलिक काफूर जो कि किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। चोलों को मलिक काफूर ने हराया था। चोल वंश को किसी ने खत्म किया था, तो वो कौन था? मलिक काफूर, जिसने चोल वंश को खत्म कर दिया था। मुगल पल्लव वंश को हराकर चोल वंश की स्थापना हुई। इस राजधानी थी तंजावुर तंजौर, और स्थापना करी थी किसने? विजयालय ने। ठीक है। चोल वंश का एक शासक था राजाराज चोल। राजाराज चोल। और राजाराज चोल ने क्या किया? राजाराज चोल ने श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा जीत लिया। श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा जीत लिया। श्रीलंका, ये जो तंजावुर है, ये तमिलनाडु वाला एरिया है। तमिलनाडु, तमिलनाडु। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये तमिलनाडु वाला एरिया है। तमिलनाडु और श्रीलंका में ज्यादा डिफरेंस था नहीं। तो राजाराज चोल जो था, इसने श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा जीत लिया। और यही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से चोल शासक ने श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा जीता था? तो वो था राजाराज चोल। अब श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा जीता है तो इनकी नौसेना बहुत अच्छी थी। नौसेना, अगर किसी की नौसेना सबसे अच्छी थी तो वो थे चोल वंश के शासक। इनके पास एक अच्छी नौसेना थी। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से धर्म को ये मानते थे? शैव धर्म को ये मानते थे। शैव धर्म को मानते थे। और इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? ये तमिलनाडु में। शैव धर्म को मानते थे और बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था तमिलनाडु में, जिसमें किसकी मूर्ति है? नंदी की मूर्ति। नंदी की मूर्ति। और ये सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में किसकी मूर्ति है? नंदी की मूर्ति। ठीक है। किसको समर्पित हुआ फिर ये मंदिर? भगवान शिव। ये एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। राजा राज के बाद जो चोल वंश का और फेमस शासक हुआ, उसका नाम क्या था? वो था राजेंद्र प्रथम। चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक
चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? वो था राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? श्रीलंका का दक्षिणी हिस्सा भी जीत लिया। श्रीलंका का दक्षिणी हिस्सा भी जीत लिया। और श्रीलंका, पूरा श्रीलंका चोल शासकों का हो गया। उत्तरी हिस्सा जीता था राजा राज ने और दक्षिणी हिस्सा जीत लिया किसने? राजेंद्र ने। और जब राजेंद्र ने दक्षिणी हिस्सा जीत लिया तो उसका नाम रख दिया चोल झील। श्रीलंका का नाम क्या रख दिया फिर इन्होंने? चोल झील नाम रख दिया। किसका? श्रीलंका का। ठीक है, पेपर में आता भी है। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन, एक शासक हुआ इसमें कुलोतुंग फर्स्ट, कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग प्रथम ने क्या किया? श्रीलंका वापस कर दिया। श्रीलंका वापस कर दिया, वापस कर दिया और वहां के जो शासक थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से चोल शासक ने श्रीलंका वापस करके वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे श्रीलंका के शासकों के साथ? तो वो था कुलोतुंग प्रथम। ठीक है, कुलोतुंग प्रथम के बाद एक शासक और हुआ जिसका नाम था कुलोतुंग थर्ड, कुलोतुंग तृतीय। कुलोतुंग तृतीय या कुलोतुंग थर्ड, कुलोतुंग तृतीय भी बोल सकते हैं इसे, या कुलोतुंग थर्ड। कुलोतुंग थर्ड के टाइम पे क्या हुआ? रामायण का तमिल में अनुवाद, रामायण का तमिल में अनुवाद हुआ किसके टाइम पे? कुलोतुंग थर्ड के टाइम पे। और किसने किया? येर्रन और कम्बन। कम्बन और येर्रन दो विद्वान थे। ये है ये येर्रन, कम्बन और टिक्कन तीन विद्वान थे जिन्होंने क्या किया था? रामायण का तमिल में अनुवाद किया था, येर्रन, कम्बन और टिक्कन ने। ठीक है, येर्रन, कम्बन और टिक्कन ने रामायण का क्या किया था? तमिल में अनुवाद। येर्रन, कम्बन और टिक्कन, इन्होंने, तिक्कन है तिक्कन ती, येर्रन, कम्बन और टिक्कन, तिक्कन इन्होंने क्या किया था? रामायण का तमिल में अनुवाद। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहां कम्बन अधिकतर ऑप्शन में रहता है और आप लगा दोगे। ठीक है, अब चोल वंश के टाइम पे एक अभिलेख बना, उत्तर मेरूर अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख। इस उत्तर मेरूर अभिलेख में कहा गया था स्थानीय स्वशासन की बात। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायत। अगर पंचायतों की बात सबसे पहले कहीं करी गई थी तो वो उत्तर मेरूर अभिलेख में करी गई थी। पीसीएस का क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, जो कि चोल वंश में था, उत्तर मेरूर अभिलेख। सीपीओ में, एसएससी सीपीओ में एक क्वेश्चन आया कि जो चोल वंश के शासक थे वो एक टैक्स लेते थे जिसका नाम होता था वेत्ती। वेत्ती, ये एक टैक्स होता था जो चोल वंश के शासक वसूलते थे। कौन सा? वेत्ती टैक्स था जिसे चोल वंश के शासक वसूलते थे। और पेपरों में बहुत पूछा गया है कि चोल वंश के शासक कौन सा टैक्स वसूलते थे, तो वो टैक्स था वेत्ती। तो आज आपकी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गई है। पेपर आपका आने वाला है। आप लोग सभी मेरे हिसाब से कम पूरे दिन में 24 में से ज्यादा नहीं तो 14 से 15 घंटे पढ़ना शुरू करो, जिसमें 2 बार क्लास आप जीएस की लो, एक बार सुबह और एक बार शाम, 2 क्लास लो पर डे। और बाकी मैथ, रीजनिंग और हिंदी जितनी आपसे पढ़ी जाए। हिंदी के लिए मैंने एक क्लास डाल रखी है, मतलब बनाई हुई है एक वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि हिंदी किस तरीके से पढ़नी है। 13,000 व्यूज हैं उस वीडियो पे, आप वो देख लेना। उस चीज को आप फॉलो कर लोगे, 37 में से 37 आपके हिंदी में पक्के हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। पिछली बार एक मेरा दोस्त उस चीज को फॉलो करके गया था और उसके 36 ठीक थे हिंदी में। तो बिल्कुल सटीक है, क्योंकि मेरे खुद 37 में 37 हिंदी में ठीक थे और मैंने केवल 15 दिन हिंदी पढ़ी थी। एनडीए की तैयारी के बाद एकदम मैंने यूपी पुलिस का पेपर दिया था, तो वहां इंग्लिश आती थी, हिंदी मैंने कभी पढ़ी नहीं थी। तो केवल 15 दिन में मैंने उस तरीके से इतनी अच्छी हिंदी पढ़ ली। वही पूरा तरीका मैंने आपको फॉलो करने के लिए कहा है। तो 37 में 37 हिंदी में बिल्कुल आ जाएंगे, उस चीज को आप फॉलो कर लेना। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। जय हिंद, जय भारत।